सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। मैं जीतूंगा बहुत दूर से इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई के लिए मैंने चिल्ला मैंने काटा, मैंने इतनी कुर्बानी दी। हमें निकाल के एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में, उसने क्या मुल्क का बट्टा बिठाया। हम हर किसी का हक ये है कि आप इख्तलाफ राय रखें, इसका ये नहीं मतलब कि आप जाती दुश्मनी पे उतरे। हवाओं का रुख तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और मजीद चलेगा। पीटीआई का लाडला सीजन खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन का सीजन है, एक जानिब अपने हक में हवा चलने का दावा है तो दूसरी जानिब फाउल प्ले की दुहाई है। मगर हकीकत यह है कि मुल्क को सीज़न के बजाय तसलसल और ऑल वेदर सियासत की ज़रूरत है जो कौमी इशूज़ और अवामी मसाइल पर फोकस्ड हो, वरना माज़ी करीब में 12 सीजन्स का राग अलापने वाले आज लेवल प्लेइंग फील्ड से भी महरूम दिखाई देते हैं। अगर इस तरह के मज़ीद 12 सीजन्स लग भी जाते हैं तो नतीजा वही निकलता है जिससे मुल्क आज दो चार है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी क़यादत इलेक्शन मुहिम के दौरान माजी की तलखियों और सियासी दुश्मनी को उजागर करने के बजाय कौमी इशूज़ पर आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करे। असल इशूज़ पर आना पड़ेगा, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पावर पॉलिटिक्स अपने अंदाज में अनफोल्ड हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद बानी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का मामला खटाई में पड़ गया है क्योंकि नाअहली बरकरार रहेगी। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसला करने के लिए कल तक का वक्त दिया है। इससे पहले पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालत से इस्तदा की थी कि अगर कल तक निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना था। इस हवाले से पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और लेवल प्लेइंग की दरख्वास्त की है। क्या सुप्रीम कोर्ट जारी इलेक्शन प्रोसेस में मुदाखलत करेगी? याद रहे कि पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों से कागजात छीनने के वाक़यात का इल्ज़ाम भी लगाया था। क्या इस माहौल में पीटीआई तमाम हलकों से उम्मीदवार फील्ड कर सकेगी? दिलचस्प बात यह है कि जिन पार्टियों पर सिस्टम का लाडला होने का इल्ज़ाम है वो भी कागजात नामजदगी के लिए मज़ीद वक्त मांग रहे हैं। एमक्यूएम और जेयूआई के बाद नून लीग ने भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का दौरानिया बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। क्या नून लीग को उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात का सामना है? इस दौरान बलोचिस्तान की सियासत में भी बड़ा ट्विस्ट आया है। पंजाब की वज़ारत आला का सवाल भी नून लीग का पीछा कर रहा है, जिस पर मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अपने मैं मारूफ करा दूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तीनों पाकिस्तान के नामवर जो है वो सहाफ़ी हैं और आपकी राय बड़ी अहमियत रखती है। तो मैं ज़रा, क्योंकि सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो हाई कोर्ट ने नाअहली बरकरार रखी है खान साहब की, अगला सीज़न लगाने वालों के लिए कितनी अहम खबर है? अब जो नए सीज़न में एंटर होने जा रहे हैं, हाई कोर्ट से खान साहब रुक गए, हाउ डू यू सी? वैसे तो खान साहब को पता था कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी और वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं और ये जो फैसला है को बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। सरप्राइज़ तो तब होता है कि अगर उनकी नाअहली जो है वो मुअत्तल हो जाती, सज़ा मुअत्तल हो जाती और उन्हें कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त मिल जाती। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए तो वो तैयार बैठे हुए हैं। दूसरा, अलबत्ता आज पेशावर हाई कोर्ट से इनको अच्छी खबर मिली। ये अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन कल फैसला कर देता है तो इनके पास एक मौका होगा कि ये अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं फौरी तौर पे। और अगर इलेक्शन कमीशन कल भी फैसला नहीं करता तो फिर ये कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकेंगे, फिर इनको ज़्यादा नुकसान है। तो पेशावर हाई कोर्ट से इन्हें अच्छी खबर मिली है, बुरी खबर नहीं मिली, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि आपने कल हर सूरत फैसला करना है। तो फिर इनके पास एक दिन वक्त बच जाएगा जिसमें ये नज़रसानी भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा सकते हैं इमीडिएटली। तो ये इनको एक फ़ायदा हो गया है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है वो बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने 3 किस्म की फहरिस्तें बनाई हैं। एक फहरिस्त तो वो है जिसमें इनके आम पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके ये कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में इनका ख्याल ये है कि अगर ये वहाँ जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या इनके कागज़ फाड़ दिए जाएंगे या इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा कि ये इलेक्शन लड़ सकें, और अगर इनके कागजात नामजदगी जमा भी हो जाते हैं तो स्क्रूटनी में फंस जाएंगे या फिर उसके बाद फिर ये घर से गायब हो जाएंगे या बैठ जाएंगे या इनकार कर देंगे वगैरह वगैरह।
दूसरे वो लोग हैं जिनके बारे में इनका ख्याल ये है कि इनको जो वकला हजरात हैं जिनका ताल्लुक अदलिया के साथ है और इनका ख्याल ये है कि इनके ऊपर क्योंकि हाथ नहीं डाला जा रहा तो उनके भी एक प्लान बी है कि उनके कागजात भी साथ ही जमा हो जाएं। और तीसरे वो लोग हैं जो इनके पुराने वर्कर्स हैं और जिनको 3.5 साल में गवर्नमेंट में जब ये हुकूमत में थे पीटीआई तो ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। उन सबको आज़ाद हैसियत से इन्हें कहा गया कि आप अपने कागजात जमा करवा दें और प्लानिंग ये है कि अगर लिस्ट ए के लोग नाहल कर दिए जाते हैं या इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होते, उसके बाद प्लान बी के जो लोग हैं वो अगर नहीं होते तो थर्ड जो प्लान है उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट डिक्लेयर करके कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और इलेक्शन से थोड़ी देर पहले उनसे अनाउंस कर दिया जाए कि हमारे वोटर्स इनको वोट दे दें। तो इस टाइप का आज़ाद उम्मीदवारों की ये हमारी फहरिस्त है, ये हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन क्या होता है वो तो फिर बड़ा एक अजीब क्योस होता है ना। उस दिन तो आपको नहीं समझ आ रहा होता यार ये लिस्ट फेक है ओरिजिनल है क्या, ये भी चल रहा होता है। लेकिन इनके लिए बड़ा पीटीआई के लिए आसान है क्योंकि इन्होंने जो डिजिटल मीडिया के ऊपर है उसमें इनके पास हर आदमी तक एक्सेस है। जो इनके वोटर्स हैं इनको सब पता है कि उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन करनी। ठीक तासर साहब, जो लोग आज हवाएं अपने फेवर में चलने का दावा करें, नून लीग की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि उनके फेवर में चीज़ें अब चली गई हैं या कोई कहानी में मजीद ट्विस्ट आ सकता है बिफोर इलेक्शन? मेरा ख्याल इतना बड़ा जितना हिट ले रहे हैं पावरफुल हमारे इदारे उनके लिए, उसके बाद तो कोई चांस नहीं लगता कोई पीछे हटेंगे। मियाँ साहब को जाकर जिस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट दी गई और कोई पैनिक नहीं है उनके रैंक्स में, बड़ा वो कूल काम आराम से। मेरा ख्याल वह ही पार्टी जिसके बोर्ड्स हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे तो लगता है कि वो मामला उनका सीधा है, साफ़ है और वो क्लियर है। कोई पैनिक में अगर है, मुश्किल में है तो डेफिनेटली पीटीआई, जिनसे अभी चौधरी साहब ने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन इनका जो असल टेस्ट शुरू होना है ना, जैसे आपने भी अभी बात की, वो इलेक्शन डे पे भी शुरू होना है। मेरा ख्याल दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर आप अपने आज़ाद लोगों को दे भी देते हैं, उनका नाम इशू कर भी देते हैं, तो मुख्तलिफ उनके वो होंगे सिंबल होंगे, साइंस हो, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। ठीक है कि पीटीआई का बहुत बड़ा सोशल ग्रुप अपनी जगह पे होंगे, लेकिन मैं खुद एक देहात से हूँ, मोस्टली हम उसी बैकग्राउंड से, देहात में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली ख़वातीन वोटर जो है ना आपकी, वो उसमें जब पोलिंग डे पे जाती हैं उनके लिए इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाते हैं। और मेरी इतला भी थी, कुछ चीज़ें सामने भी आ रही थी कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि बल्ले की जगह घड़ी दे दी जाए ये पीटीआई को। जी वो तोशा खाने वाली ये भी एक बाकायदा हिस्सा है। अगर ये आज खबर कहीं से निकल है, आई होप आई एम रॉन्ग, तो वो एक नया दंगल भी शुरू होने वाला है कि जनाब घड़ी के निशान पे वोट मांगने दें जी, जहाँ पीटीआई वाले जाएं और घड़ी के निशान पे वोट मांगे। घड़ी के निशान का सबको पता है, उस पर तो खान साहब को वो हुई है, सजा हुई है, जिसकी आज इस्लामाबाद घड़ी घड़मस पैदा कर सकती है, वो घड़मस पैदा करेगी। सो इनके लिए वो बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मतलब उसमें क्या दे आर इन ए बिग मैस। इस वक्त पीटीआई जो है बहुत बड़े बुरान का अगर किसी को सामने है तो पीटीआई के इनको उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, उनको साइन नहीं करने दे रहे, उनको पेपर नहीं सबमिट करने दे रहे। हमारे दोस्त अमजद खान न्याजी साहब, आज उनके किसी वकील से बात हो रही थी तो उनके भी अपनी फैमिली को मुश्किलात आ रहे हैं, वो भी पेपर नहीं साइन करने दे रहे। और भी बहुत सारे लोग हैं, से सियासत को अलग नहीं कर वो है सही, लेकिन मेरा ख्याल स्टिल उनकी फैमिली या कोई बंदा जो है वो लड़ना चाहते हैं। और अमजद खान भी शायद ही में भी इंटरेस्ट है कि मैं आज़ाद लड़ लेता हूँ, वही वाली बात का आज़ाद लड़ लेते हैं। और मेरा ख्याल है अमजद खान जैसे लोगों को लड़ने देना चाहिए। अमजद खान का कोई 9 मई में तल्लुक नहीं था। और इस तरह के मॉडरेट एलिमेंट जो पीटीआई में रह गए उनको इनकरेज करें रादर दैन कि सबको एक ही लाठी के साथ हाँकें। असल जो मसला टेस्ट शुरू होना है ना सर नवाज़ लीग का, अगर ये जीत जाते हैं, जो कि लग रहा है जीत जाएंगे या जितवा दिए जाएंगे व्हाटएवर, वो 8 फरवरी के बाद है। क्या इस तरह के इलेक्शन जो उसमें कराए जा रहे हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी स्टेबिलिटी होगी, पार्लियामेंट आपकी किस तरह की आएगी, किस तरह मैंने इसका हवाला एक शुरू में भी दिया ना कि अब वो जो सीजन शुरू हुआ है वो कितना देर का सीजन होगा। लक्की रानी सर्कस हो ये शुरू होगा ना सियासी, जो लक्की रानी सर्कस लगते थे हमारे गाँव में देहातों में आ गए, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जो आके कई के दिन चलते थे और हफ्ते हफ्ते वहाँ पे रहते, शुगुल दमादम मस्त कलंदर होते थे, चलता रहेगा ये। सो मेन चीज जो बड़ी थ्रेट है मेरा ख्याल है, मियां नवाज शरीफ साहब से मैं हमेशा कहता रहा, उन्होंने चौथी दफा बन के क्या कर लेंगे जो पहले उन्होंने 3 दफा कर लिया। इनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे सैनिटी के लिए जो बात उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने की थी, बड़ी इंतहा रीजनेबल बात है, ठीक है, वो बड़े सख्त आदमी रहे हैं अपने दौर में, बड़े इंतहा मुश्किल आदमी थे, तो लेकिन उनकी बात में बड़ा वजन था कि मियाँ साहब को इस वक्त
एक आके डिफरेंट रोल प्ले करना चाहिए था उनको। किसी ना किसी हद तक पीटीआई के लोगों को इनको आपको मैदान में रहने देना चाहिए, थोड़ी सी तो ग्रेस दिखानी चाहिए, आपको ग्रेस दिखानी चाहिए। कल को इलेक्शन आपने वज़ीर आज़म बनना है, हम एक ऐसे मुल्क में रहते जहां लोग नाजिम की सीट छोड़ने को तैयार नहीं होते। मैं और बात कह रहा हूं, आप चौथी दफा भी बन जाएंगे मियां साहब के साथ 2-2.5 साल बाद यही कुछ होगा जो पहले 3 दफा ये हो चुका है। इस दफा ज्यादा जल्दी होगा या 2.5 साल में? मेरा ख्याल है चलो आप उसको कम ज्यादा कर लें, 19-20 अलग जगह पे। आपको इस वक्त मियां साहब को थोड़ा सा बात करनी चाहिए थी। जिस तरीके का यहाँ पे उनको उठाया जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स उठाया जा रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, इसको जरूर मेरा ख्याल इसका कोई फायदा। वज़ीर आज़म पहले भी बात कर सकते हैं तो आपकी वैलिडिटी और मॉरल उस पर क्वेश्चन उठेंगे। हम इसी प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं, आपकी भी यही राय थी कि अगर थोड़ा सा कोई महीने डेढ़ के लिए जेल भी चले जाते तो भी एक कोई थोड़ा सा ड्रामा होना चाहिए। कुछ तो गिमिक्स करते हैं, उन्होंने इस दफा कोई गिमिक्स नहीं की। काज़मी साहब, अगर बानी चेयरमैन जो है उनके लिए ये प्रॉब्लम आती है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो पीटीआई का मोरल डाउन होगा या नहीं होगा? इलेक्शन वो कमीशन का भी फैसला आने को है। असल में इशू ये है कि क्या पीटीआई को इंतखाब लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये इशू है। उनका मोराल शाल का कोई इशू नहीं है। जिस तरह भी यहाँ पे बात हुई कि वो घड़ी का निशान उनको दे दिया जाए क्योंकि वो तोशाखाना की घड़ी में सज़ा याफ्ता है, यकीन कीजिए कि उस घड़ी के निशान पे भी वो जीत जाएंगे, इसलिए कि घड़ी में तो सज़ा याफ्ता है। उससे क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई? उनका जो निकाह का केस है, जो भी वो गैर शरई निकाह का केस है, उसमें जो गवाही देने आता है वो मुँह छुपा के आता है और मुँह छुपा के निकल जाता है। शरई केस उन पे बनाया हुआ है निकाह को, और जो गवाही देने आते हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं। तो इससे आप अंदाजा, अवामी मूड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस घड़ी छेड़ी से ऐसे गवाहों को मुंह छुपाना भी चाहिए। वही ना, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस चाहे उनको जो भी इंतखाबी निशान देंगे इस वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो कोई भी इंतखाबी निशान नहीं होगा उससे कन्फ्यूजन फैलेगी, और स्पेशली देहात में कन्फ्यूजन फैलेगी, फीमेल वोटर्स के अंदर कन्फ्यूजन फैलेगी जो दूर दराज के इलाके हैं। उससे मैं एग्री करता हूँ। बाकी ये है कि मेन इशू ये है कि जो उनके लीडरान हैं उनके सारों के खबरें आ रही हैं। कल भी आपने उमर नैजी साहब का सुना, रात को हमने ताहिर सादिक साहब के हवाले से सुना। उनकी बेटी जो हैं ईमान ताहिर साहिबा, उन्होंने ट्विटर पे पूरी तफसील शेयर की कि हमारे जो लोग कागजात नामजदगी वगैरह लेके आए थे वही गायब हो गए। तो क्या इस सारे माहौल में क्या इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा? ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर फिर किस तरह आप कहेंगे? तो यहाँ पे अदलिया की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ का बहरान है यहाँ पे तो वो आइन का बहरान है। क्या अदलिया ये सब कुछ देखती रहेगी या इसको रेक्टिफाई करेगी? तो ये फिर इससे एक तो ये चीज़ भी है ना, देखें एक और चीज़ भी है जो मैं क्लासर साहब से भी बात कर रहा था, लेकिन वो दूसरी तरफ हमारी बात चली गई। लेकिन ये जब MNA का इलेक्शन होता है तो आपको पता है 2-2 नीचे MP होते हैं। हमने तो अभी देखा है नून लीग के लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो PMLN का MP साथ पैनल में रखा है, एक आज़ाद ले लिया है अपने आप को जिताने के लिए। प्लानिंग हो रही है कि यार हमने अपना ये वाला बंदा लड़ाना है। सो जिस वक्त ये शुरू होगा काम, बेशक घड़ी दे दें आप या घड़ियाल दे दें आप, तो एक इलाके में 3-3 MP के उम्मीदवार होते हैं, तो उनकी जो जाती लड़ाई है वो नहीं शुरू हो जाएगी पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में? मैं आपसे सवाल जी नहीं, जाती लड़ाई तो ग्रुप बंदी होती है, उससे यकीनन नुकसान होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर देखें ये चीज़ें इतनी आसान होती तो फिर किस लिए अमजद नियाजी को कहा जा रहा होता, अमजद नियाजी कह रहा होता मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? किस लिए लोगों से कहलवाया जा रहा होता कि अब हमने इलेक्शन नहीं लड़ना? किस लिए कागजात नामजदगी छीने जा रहे होते? ये सब कुछ तो आज़ादी है। उनको निगरान हुकूमत की तरफ से भी नून लीग को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, वो 15 बंदों को साथ मिला लें। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्राउंड पे ऐसा है ना जिसका खदशा है नून लीग को, जिसकी गिला शिकवा पीपल्स पार्टी भी करती है, PTI भी करती है, दीगर लोग भी करते हैं। तो वो ग्राउंड जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में इतनी जो है ना इस वक्त जैसे कह सकते हैं कि उनके फेवरेबल नहीं है नून लीग, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। चौधरी साहब, बल्ले का निशान मिलता हुआ नजर आ रहा है? आप नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। PTI का हक है, और इस हक से अगर आप किसी सियासी जमात को महरूम करेंगे तो आपको पाकिस्तान की खिदमत या मदद नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशनरों को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें इसमें कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए कि आपकी अगर अवामी हवा नहीं चल रही, और या ये है कि आपको सरकार जो रियासत जो है वो अफोर्ड नहीं करना चाह रही PTI को, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप एक इतनी बड़ी पार्टी जो उसकी इतनी आर्म ट्विस्टिंग करें कि आप उससे इंतखाबी निशान भी छीन लें। तो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मिलना चाहिए, उनका हक है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो फिर जो गवर्नमेंट होगी वो फ्री एंड फेयर कैसे बनेगी? ना वो फेयर होगी ना वो फ्री होगी। और मियां नवाज शरीफ अगर चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके पास कोई इतना इख्तियार भी नहीं होता कि वो कुछ छोटे बड़े फैसले भी कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें ये वज़ारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए। और यानी कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट आपके ख्याल में नहीं कमजोर? देखें ना, जिसके इखलाकी जिसके सतून नहीं होंगे
और इखलाकी तौर पर गवर्नमेंट कमज़ोर होगी तो फिर वो कैसे बड़े फैसले कर सकेगी? सबसे पहले तो आपकी मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इलेक्शन इस तरह होते हैं, इस फिजा में होते हैं, तो मियां नवाज शरीफ अगर 2/3 मेजॉरिटी भी ले जाएं तो उनके पास कोई इखलाकी विक्ट्री बल्ले का निशान आपके बकौल अगर नहीं मिलता है, आपके ख्याल में नहीं मिलता है, तो वॉक ओवर मिल जाएगा PMLN को? फिर वो तो है, देखिए ऑब्वियस है, वो सीधा है कि जब आपने सबसे बड़ी पार्टी जो उसको आपने आउट कर दिया है, 2 टीमें हैं ना जी, अगर आप देखते हैं 2 मुकाबले की टीमें हैं, उसमें से एक बड़ी टीम को आपने साइड पे करके वहाँ पे आपने रवांडा की टीम खड़ी कर दी। हाँ। और उसके बाद कहें कि लें जी इलेक्शन लड़ें, और या फिर आप मैच लड़ें, और मैच उन्होंने कर लिया तो जीत गए, तो जीत तो गए, ट्रॉफी तो उन्होंने ले ली, लेकिन क्या उस ट्रॉफी को ट्रॉफी समझा जाएगा? तो मियां नवाज शरीफ ने आज तक जितने इलेक्शन लड़े हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये वो वाहिद इलेक्शन है उसमें से जिसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं होगी, वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकेंगे मियां नवाज शरीफ। क्लासा साहब, एक तो अगर बैट का निशान मिल जाता है तो भी 850 कैंडिडेट्स प्लेस करने इस सिचुएशन में PTI के लिए पॉसिबल होगा कि कर सके? एक दूसरी चीज़ ये है कि जो बात अभी चौधरी साहब कर रहे हैं, मैं इस पर भी आपका कमेंट चाहता हूँ कि ऐसी हुकूमत लेके वो तो PMLN का मौक़िफ़ तो ये होगा ना, 18 में हमारे साथ हुआ था, हमारा सारा निज़ाम बिठा के PTI को लाए थे, इमरान खान को लाए थे, तो ये निज़ाम बिठा के अगर हमें भी ले आए तो कोई मसला नहीं है, अब फेयर हो गया, अब बैलेंस हो गया, अगले इलेक्शन से देखेंगे क्या करना है। ये आर्गूमेंट कोई बाय करेगा? बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है, ये रिवेंज किलिंग नहीं कहते, जैसे ये रिवेंज किलिंग टाइप है। इस तरह मियाँ साहब ने इस दफ़ा वो जो अब बात आपके प्रोग्राम में पहले भी हमने की थी कि थोड़ा सा कोई ड्रामा ही बंदा कर लेते, एक्टिंग फेकिंग कर लेते, 2-4 महीने के लिए कोई नहीं, अटक जेल मुझे भी डाल दो यार, मरियम साहबा जाएंगी और जल्द से जुलूस कहेंगी, वो कहेंगी खान साहब जेल में पड़े हैं, तो मेरा वाले साहब भी जेल में पड़े हुए जनाब, बराबर की चोट है। सो वो मेरा ख्याल है इनको करना चाहिए था, लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा उन्होंने किया है, इदारों को मजबूर किया है कि नहीं जनाब, कि आपने जो करके देना है ना, ये सारा आपका मसला है, आपने ही ये क्रिएट किया था खान साहब को, आपने ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इमरान खान किया था, उसी को डिसमेंटल करना है और वहीं से करना है जहां से लॉन्च किया था और जहां से हमें हटाया गया था, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। सो रेकनिंग, वो डे ऑफ रेकनिंग कह लेना कि उन्होंने अपना कुफारा अदा करने के लिए। अब तो ये भी कहा जा रहा है, ये नहीं सिर्फ कहा जा रहा, अब तो ये भी कहा जा रहा है मैं जिता के भी दें। एब्सोल्युटली, तो वो अब इस कीमत पे जो मेरा वही उसी पे, इस कीमत पे अगर आप जीत कर आए भी सही, तो मुझे डॉक्टर फाउस्टस का वो प्ले है मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का बड़ा खूबसूरत प्ले है डॉक्टर फाउस्टस, कि अगर आपने जाकर डेवल से डील ही करनी है वर्ल्डली गेंस के लिए, जो पहले खान साहब ने की, खान साहब जो थे उन्होंने जाके उसके लूसीफर के साथ कर ली, डॉक्टर फाउस्टस ने जैसे की थी, अब जाके ये फरमा रहे हैं, इसके बाद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर खान साहब ने जो डील की थी डॉक्टर फाउस्टस की तरह उससे लूसीफर से, और उसके नतायज हमारे सामने हैं, तो ये इनका क्या ख्याल है नवाज शरीफ साहब को? एग्जैक्टली आप उसी तरह की डील कर रहे हैं, आपका ख्याल है नतायज इसके मुख्तलिफ निकलेंगे? इनको कहीं ना कहीं पे PTI के जो सीनियर एलिमेंट हैं, जो मैं फिर कह रहा हूँ मॉडरेट एलिमेंट्स भी थे, इनको चाहिए था, उनको इनकरेज करते, उनको सामने लाते। खान साहब भी थोड़ा सा माई वे हाई वे जो उन्होंने एक रखा हुआ है पिछले उससे 2 साल से, हर दफ़ा कहते, उस दिन मैं सुन रहा था अली जफ़र साहब को, उसमें काशिफ अब्बासी साहब के साथ शो में थे, तो क्या उन्होंने पूछा नहीं अगर आपको उन्होंने ना सिंबल ना दिया या आप यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए तो फलान हो गए तो क्या करेंगे? उन्होंने परेशान हो, हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो मैंने कमेंट किया था, मैं कि भाई साहब बात सुने, इसी तरह की स्ट्रैटेजियाँ कर करके तो आप मैं कि वहाँ पे ये पहुँचे हुए हैं, अडियाला पहुँचे हुए हैं, आपकी पूरी पार्टी, उनके लोग, उनकी फैमिली, उनके बच्चे बेचारे रुल गए हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी आपने लीडरशिप ने ले ली। सियासी वर्कर थे ना, ये आपके गुरीला वार लड़ने तो नहीं आए थे ना, आपका जो वोटर था पढ़ा लिखा था, समझदार था। अब ये जो फैमिलीज आई थी, लोग आए थे, ये गुरीला वार थे, ये पहाड़ों पे लड़ते थे कि यकदम आप इनको ले आए अर्बन सेंटर में आए और पॉलिटिक्स करेंगे हम। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, आपने इनको लीड करना था, वायलेंस पे नहीं जाना था, टकराव नहीं लेना था। अच्छा टकराव हो रहा, थोड़ा सा पीछे हट जाना था, बुली करना, लड़ाई करना, झगड़े करना। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब पे भी ये टाइम आया था जब उन्होंने आके जुल्फ़िकार बना ली थी उसके भाइयों ने, उसमें मुर्तज़ा ने और शाहनवाज में अफगानिस्तान से। तो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा ने बड़ी चालाकी से, समझदारी से उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया था, अपना एक पॉलिटिकल फेस लेकर आए और 88 में हुकूमत बना ली थी। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब पे भी ये टाइम आया था मुशर्रफ साहब के साथ। अच्छा वो बड़े समझदार थे, सुप्रीम कोर्ट पे तो चढ़ गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाए, लेकिन GHQ पे या इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन इस तरफ उन्होंने भी रुख नहीं किया। अब इतनी बड़ी बहादुरी जो है PTI ने कर ली, इन्होंने हम कर लेते हैं। अभी भी इनके पास टाइम था, बड़ा टाइम था, साल एक था कि ये अपने आप को डिस्टेंस करते, अपने रिलेशनशिप ठीक करते, अपने आप को महाजराई से इसको पीछे लेके आते। बेनज़ीर भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहब वाली ये पॉलिसी ले के जो इनके इस तरह का विंग था भी सही, उसको थोड़ा सा अपीज करते, तल्लुकात ठीक करने को। आपने हर एक के साथ लड़ाई ले रही है, हर एक के साथ, और एक ही यहाँ ट्रेंड चलते थे। अच्छा सुने, ट्रेंड बड़ा मजे, खान कल्ले काफ़ी है,
अब खान कल ही काफी है, अब कल्ला तो काफी है, अब वो बेचारे कल बैठे हुए हैं, पूरा जो उनके वर्कर लड़ रहे हैं, बल्कि अपने लिए अब देखें बैठे हैं बेचारे, पूरी पार्टियां रूल गई हैं, लोग रूल गए हैं, घर रूल गए हैं, वर्कर रूल गया है। ये सियासत है आपकी। इदारों पे जिन पे इन्होंने तनकीद की, तमाम उन लोगों पे जिन पे इन्होंने उनके ये तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते रहे और एकदम जो है वो फिर मुखालिफत। एक और भी नारा इन्होंने चलाया था, जब वजीर आजम थे, आखिरी दिन की बात है, वो उनसे मिलने गए ना, साफ ही मिले वजीर आजम हाउस में, जो 8, 10, 15 मिले थे, लास्ट डे था जब इनका, वहाँ पे वजीर आजम हाउस पे, उस पर भी बड़े ट्रेंड, बड़ी खबरें चले थे, बल्ले बल्ले वाह वाह हुई थी, कोई बचते नहीं कि जरा मेरे खिलाफ ना होवे। सियासतदान ऐसे नहीं सोचते होते, सियासतदान इस तरह अकेला ऑपरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे फ्रंट पैरेलल खोल लिए, अपने लिए प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ा ली, पॉलिटिकल डायलॉग को माइनस रखा, जब करने की कोशिश की तब दूसरे इस पोजीशन में आ गए थे कि नहीं करना चाहते थे। मैं जो इलेक्शन के लिए डायलॉग हो रहे थे, सारा कन्फ्रंटेशन अपनी खुद से इतनी, मसलन मैं एक मिसाल आपको देने की कोशिश करता हूँ। पहले जो सीजे के साथ उन्होंने किया, रेफरेंस के तौर पे हो गया, ख़त्म हो गई थी बात, फिर तारीफ शुरू की उनके आने से पहले, अब दोबारा फ्रंट खोल लिया है, ठीक है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें ज़मीन आसमान के कलाबे में लाए, फिर गोलाबारी शुरू की नेक्स्ट लेवल। बल्कि आपका इंटरव्यू था, आपके इंटरव्यू में जी, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं तो हैरान था, उन्होंने कहा कि जी इन तारीख, मतलब ये ज़बरदस्त, इससे पहले सब जो है वो करप्ट थे, ये नहीं थे। फिर उन्होंने खुद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी महीना पहले कहा, चाहते हुए कि मैं तो उन्हें बड़ा पसंद करता हूं, मुझे तो बड़े वो मैंने बड़ा आइडलाइज करता था, लेकिन चूंकि आपने कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे लेके, हम सब इंसान तो है ना काज़मी साहब, हम एक दूसरे के नजरियात से लड़ते लड़ते एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, एंड सो इज द केस विद। आज खोसा साहब जब गए, लतीफ खोसा साहब, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, यही खोसा साहब अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब का केस लड़ रहे होते तो उन्होंने कहना था कि यार ये करप्ट रिजीम को बचाने वाला, आज वो उनको माशाल्लाह पट्टा भी पहना दिया, इख्तियारात भी दे दिए, सारा कुछ कर दिया। सो ये लड़ाई इतनी खुद फैला ली बजाय इसके कि फोकस लड़ते। मैंने जरा सवाल इसलिए लंबा किया था कि आम हमारे व्यूअर को समझ आएगा हम कहना क्या चाहते हैं। असल में देखें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी उनकी सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, क्या हम उसमें बात कर रहे हैं? क्या हम कोई जिस पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहे हैं, उनकी जमात की बात कर रहे हैं, क्या ये जो सियासत है ये मुल्क में किसी आइन के तहत हो रही है? क्या ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो मुल्क में किसी आइन के तहत हो रहा है? क्या उसमें कहाँ कहाँ आइन तोड़ा गया? जो उनके साथ हो रहा है क्या उसमें कहाँ कहाँ आइन तोड़ा जा रहा है? देखिए, जो गेम होती है वो रूल्स के मुताबिक खेली जाए। ठीक है। जब अगर मैं इधर आपके प्रोग्राम में हूँ, आप कहें कि जी आप बोलें पर आपको हमने माइक नहीं लगाना, तो फिर तो वो गेम तो ना हुई ना। आप जाके ट्वीट कर देंगे यार, आप जाके YouTube पे वीडियो कर देंगे मेरे खिलाफ यार, तो नहीं होते तो मैं ताड़ा कुछ कर भी नहीं सकता, ना कुछ किया जाना होते, कोई ना पैमरा है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना मीडिया का कोई एडिटर होगा, ना न्यूज़ डायरेक्टर होगा, चला देंगे। तो मसला ये ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। मसला ये है कि ये आइन और कानून के मुताबिक बताया जाए ना, क्या हम आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक कर रहे हैं? एक फॉलो अप क्वेश्चन भी ले लें जी। पहला पत्थर वो मारेगा जिसने खुद ना किया हो ये काम। जी जी। और गुड़ खाने का मशवरा जब दिया जाएगा, छोड़ने का मशवरा जब दिया जाएगा जब खुद आपने छोड़ दिया। ये मैं आपको जरा मजहबी मिसाल, इस्लामिक टच दिया मैंने आपको थोड़ा सा, लेकिन अब इसका आईनी और कानूनी बात करते हैं। जब हम सबसे ही आईनी तौर पे गलतियां हुई हैं, कानूनी तौर पे गलतियां हुई, हमने गलत फैसले किए हैं, तो हम बैठकर फ्यूचर डिस्कोर्स क्यों नहीं सेट करते? नहीं, अब देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें किसी डॉक्यूमेंट की, किसी डिस्कशन की, किसी चीज़ को बैठने की ज़रूरत नहीं। हमारे बुजुर्ग बैठे नहीं थे, 71 के सानिया के बाद बैठे, 73 का आइन हमें दिया, हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इमरानी मुआहदा मिल गया, उसके अंदर जो चीज़ें थी क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ? देखें, जिस तरह गजा की जंग हम जब उसको रिपोर्ट करता है मगरबी मीडिया, इमरानी मुआहदे को इमरान के मुआहदे ने जो है उड़ा कर, हाँ देखें, अब गजा की जंग को जिस तरह मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता है, वो उस दिन से रिपोर्ट करता है जिस दिन पहला रॉकेट हमास ने फेंका था। जो 70 साल पीछे होता रहा वो हमें नजर नहीं आया। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजें होती रही ना। 2 साल के दौरान पीडीएम की हुकूमत का क्या किरदार था? क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए? उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने आइन के खिलाफ जाके इलेक्शन को रोका। उनके वज़रा कहते थे जी आप करवा लें इलेक्शन। क्या जब ये इलेक्शन का मामला सेटल हुआ उसमें कहीं पे उनसे पूछा गया भाई आपने डेमोक्रेसी में खलल डाला, आप जवाबदेह हैं, सदर ममलिकत का क्या किरदार था, जो गवर्नर्स थे उनका क्या किरदार था? किसी से कोई जवाब मांगा है? तो आइन किधर है इस मुल्क में? तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो उसका नतीजा इसी किस्म की सूरत हाल से निकलता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो सियासी जमातें होती हैं उनको बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। और उसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा। हालिया दिनों में जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब लाहौर बार में गए थे, वहाँ पर लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने बड़ा उसको अच्छे तरीके से टैकल किया।
उन्होंने कहा कि सियासी वर्कर्स हैं, हमारी कोई एक दूसरे से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आपका अपना नजरिया, हमारा अपना नजरिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमें चीज़ों को थोड़ा सा पीछे लाने की जरूरत है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये इमरान खान साहब गए होते और वहां पर नवाज शरीफ या जरदारी जिंदाबाद या बिलावल जिंदाबाद नारे लग रहे होते, खान साहब ऐसे ही रिएक्ट करते आपके? ये तो वो होते तो पता चलता, या फिर ये भी उन्होंने कहना था यार इन्हें उठा के फेंको बाहर यार, ये कौन जो है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये कल्चर तो खत्म करने के लिए क्या क्या करना था? पॉलिटिकल लीडरशिप डायलॉग करती है, मैंने आपने तो नहीं करने थे। हम लीडरशिप को वो क्यों नहीं करते? और ये बात आपकी ठीक है कि हम नहीं करते, इसलिए आज इस नहज पे पहुंच गए कि अब हमें में से किसी को भी रास्ते का पता नहीं है कि किस तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्लास साहब ये मुझे बताइएगा कि ये जो 2018 और 23 का कंपैरिजन किया जाता है, ये दुरुस्त है या ज़रा ज़्यादा हो गया मामला? अब सवाल इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि हमारे दोस्त काज़मी साहब ने, लेकिन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, मुझे तो हो गए तकरीबन कोई इस्लामाबाद में 25 साल, इससे पहले तकरीबन जर्नलिज्म में 30 साल होने वाले हैं सर। मैं कुछ सीनियरिटी नहीं क्लेम कर रहा, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम फॉलो अप करते रहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की ये बहसें जो है ना, सारे हमारे पॉलिटिशियंस को, हम जर्नलिस्टों को भी, अच्छा हमें तो करते रहने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो ये बात करेंगे, हम जो आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स चाहते हैं, कानून आइन, उसी बात करेंगे। क्या जिनके लिए हम ये फरमा रहे होते हैं कि जनाब कि इनको वो मिलने चाहिए, क्या वो खुद भी बिलीव रखते हैं इस बात पे कानून आइन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए? क्या ये बिलीव रखते हैं? क्या खान साहब रखते थे, इमरान खान साहब? अच्छा, अब ये बहुत सारे लोग कहें कि नवाज शरीफ साहब नहीं रखते थे, बिल्कुल नहीं रखते थे। चौधरी ये हो गए, निसार अली खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे जाते थे, खुफिया मीटिंग्स ये करते थे, उनसे जनरल कियानी साहब से भी करते थे, मिलते भी थे। और इनके आपको याद, गिलानी साहब के दौर में होती थी, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन भी कर चुके थे। ये खुफिया मीटिंग्स करके सपोर्ट लेके आते थे। हम तो वो रखते थे कि खान साहब ये काम नहीं करेंगे, वो खुफिया मीटिंग्स नहीं करेंगे, वो जनरल उनसे शुजा पाशा से या ज़हीरुल इस्लाम साहब से या बाद में जो भी जनरल फैज़ वगैरह सारे लोग हैं, वो इन लोगों को दूर रखेंगे। और कई उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके रिकॉर्ड पे हैं कि जनाब कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हुआ तो मैं ऐसे हुआ, तो हम तो इनको नेड़े नहीं आने देंगे, और मुझे ऐसा इक़्तिदार चाहिए भी नहीं जो मुझे फ़ौज की मदद से लेना पड़े। खान साहब खुद कहते रहे। और एक दिन पता है क्या गिला कर रहे थे? वो कहते थे मैंने बिल पास करवाने कौमी असम्बली में, तो एजेंसियाँ मुझे बंदे इकट्ठे करके नहीं दे रही, और मेरे खिलाफ तरीके तो एतमाद आ रही है, तो फ़ौज आके मुझे आगे रेस्क्यू क्यों नहीं करती? क्या ये फ़ौज का काम था? जब आपका प्राइम मिनिस्टर मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है आर्मी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, आए और मेरी हुकूमत बचाएं, तो व्हाई शुड दे डू दैट? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हाउस के आप हैं। इंटरेस्टिंगली वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल समझते थे कि ये उनका आईनी हक है। अच्छा, फिर आज ये आईनी हक आपको अगर फौज लेके देगी, क्योंकि वो आपको लाए थे, ओनरशिप दी थी, उसके बदले में कियानी साहब उन्होंने सारी, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली, फैज साहब ने चीफ बनना था, वो कहते देयर वर नो फ्री लंचेस। आपने तय किया हुआ था कि मुझे वजीर आजम लाना है, उसके बदले में मैंने आपको एक्सटेंशन देने या आपको अगले को मैंने चीफ बनाना है। तो क्या ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये आईनी थी? खान साहब को इसलिए डट जाना चाहिए था। हम ये समझते थे कि इस तरह का कंप्रोमाइज्ड उन्हें आके इक़्तिदार लेने नहीं चाहिए था, जो बाद में उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में हम सहाफ़ियों को बताया कि यार मुझसे गलती हो गई थी, कि मुझे नहीं लेना चाहिए था 2018 में। ये कहा खान साहब ने। हालांकि मैं आपको फिर कहने को तैयार हूँ, अगर इन्हें फिर मौका मिला, ये फिर वही गलती दोहराएंगे और कंप्रोमाइज़ किस्म को वो लेंगे। आपको इसलिए लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने और बहुत से लोगों ने एक थर्ड ऑप्शन समझा कि आप ये गैर कानूनी काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, आप इस तरह की चीज़ें नहीं होने दें। आप भी खुफिया मुलाकातें करते रहे, आप भी एजेंसी से, फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, सब से आपने उनसे पावर भी ली, उनके साथ कंप्रोमाइज़ भी किए, और आपने बाद में कहा भी सही कि मेरी ये सारी हुकूमत तो जनरल बाजवा चला रहे थे। तो आप किस तरह के वज़ीर आज़म थे? ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि वज़ीर आज़म की जगह पावर जो है वो जनरल बाजवा साहब यूज़ कर रहे थे, और आप इस बात को मानते भी हैं, एडमिट भी करते हैं। सो आपको ये काम नहीं करना है। नवाज शरीफ साहब ने किया, यस, जरदारी साहब ने किया, गिलानी साहब ने, राजा साहब ने, सब ने किए, लेकिन आप उनसे डिफरेंट थे, और इसी वजह से आपकी स्पेस बनी थी। लोगों ने आपको सर पर बिठाया, आपको मीडिया ने बिठाया, सब ने कहा खान इज अ डिफरेंट, आप तो मुख्तलिफ हैं। वो पता ये चला, वो गिला कर रहे थे कि मेरे खिलाफ तरीके में एतमाद आ रही थी, तो एजेंसी और फौज एमक्यूएम को हैंडल क्यों नहीं कर रही थी? सो इन सब को कानून अच्छा लगता है सर, इन पॉलिटिशियन को। ये नवाज शरीफ साहब को आपको याद, उनकी तकरीरें सुनी थी जो उन्होंने की थी गुजरांवाला में, वो क्या कह रहे थे? उनको कानून, आइन और फौज का रोल, एजेंसियों का रोल अपोजिशन में याद आ जाता था, याद है?
हुकूमत में आएंगे। तो अब ये कह रहे हैं टेक्निकली जो हम डिमांड करते हैं ये कभी फुलफिल इसलिए नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने इस डिमांड को लीड करना है हमारी वो लोग जो है वो मतलब आप नवाज शरीफ साहब को डील पे बिलीव करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को कोई एतराज नहीं है कि जिस तरीके से पावर में आ रहे, इसी तरीके से खान साहब आए थे। फेयर इनफ। हालांकि इनको एतराज होना चाहिए था कि भाई साहब जिस तरीके से खान साहब को आप लेकर आते मैंने नहीं आना। फेयर इनफ। सो कल को खान साहब को मौका मिलेगा, आज ओनरशिप मिल जाए। आपको याद है वो क्या कहते थे खान साहब? उन्हें शिकायत की थी अपनी एक तकरीर में अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने जनाब मैं जनाब आसिम मुनीर साहब को फोन करता मेरा फोन ही नहीं उठाते। आप मुझे समझा दे, दुनिया की हमेशा आके डेमोक्रेसी में सिखाते थे खान साहब, तो ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत में लिखा है पोजीशन लीडर आर्मी चीफ को फोन करें, रब्ता नहीं करते? ये आपने प्रेसिडेंट सेट आपको नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि थर्ड फोर्स जो आई थी वो भी ऐसी निकली तो इसलिए अब हमारे पास ये डिबेट करने का स्पेस श्रिंक हो गया। उनका था डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, कि फौज और एजेंसी का सरबराह की मदद से पावर में आ सकते हैं। खान साहब आज तक इसी काम पे फिट रहे कि वो कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से, जरदारी से, शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, ठीक, मैंने जनरल आसिम मुनीर से बात करनी है, वो मुझसे बात करे और मैं फोन करता हूं आगे उठाते नहीं। ये कौन सी जमहूरियत, ये कौन सा आइन था, ये कौन सा कानून था यार? तो ऐसा योर टेक ऑन। वैसे तो मेरे लिए ये भी हैरान कुन बात थी जब खान साहब ने कहा था अच्छा हुआ हमें फेडरल में गवर्नमेंट नहीं मिली 18-13 में। हमने केपीके से बहुत सीखा है और अच्छा हो गया। यानी आप इमेजिन करें वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे थे, अगर वो 13 में वज़ीर आज़म बन जाते तो वो हमें 16 में कह सकते थे यार मैं सीख रहा हूं। लंबी हो गई। गुलजार साहब ने बात की। सर आई एम सॉरी फॉर माय फ्रेंड्स की बात थोड़ी लंबी होगी। ये काशिफ अब्बासी साहब को याद होगा, ये पहली मुलाकात हुई थी इनके सहाफ़ियों की इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद 27 अगस्त को, 17 को बने थे। बैठे तो इन्होंने काशिफ को कहा कि काशिफ वहाँ पूछो, सवाल पूछो। तो काशिफ अच्छा सवाल के लिए तैयार नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ बताएंगे पहले। तो काशिफ ने आगे से कहा, अच्छा वो भी तैयार नहीं था काशिफ सवाल के लिए, और उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने खान साहब से पूछा तो कहते खान साहब लगता है आप इस वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, तो साथ ही कहते खान साहब कहते काशिफ आप ठीक कह रहे, मैं तो तैयार नहीं था, हमारी तो तैयारी नहीं थी। और 22 साल बताते रहे मेरे पास दुनिया भर के बेहतरीन टीमें हैं। ये काशिफ अब्बासी साहब का मैं नाम ले रहा हूँ। खान साहब ने कहा, मैंने तो आपको खुद कहा ना, मेरे लिए तो ये खतरनाक बात थी कि वो 5 साल केपी को हमारे प्रोविंस को रूल करके आए थे और फेडरल में बता रहे थे कि मैंने वहां से सीखा ऑन जॉब ट्रेनिंग का। गुलजार साहब ने भी कहा था मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहा हूं। लेकिन इसमें ज्यादा मजेदार वाकया जो है ना मुराद अली शाह साहब का है। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान साहब, तो उसके बाद चारों सूबों के उन्होंने वज़रा आला को बुलवाया। उसमें मुराद अली शाह साहब पुराने थे, तो उसमें वो कुर्सी पे बैठ के 4 वज़रा आला साइडों पे बैठ के, तो उसके बाद थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उनसे कहने लगा अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी क्या करना चाहिए, क्या मतलब? कहने लगी ये बहुत सारा एजेंडा है, तो शाह साहब आप सीनियर आदमी, आप ज़रा बताएं कि इनका सोल्यूशंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मुराद अली शाह ने कहा सर प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं, तो हम तो सूबे हैं, आपके पास इख्तियार है, आपने ये फैसला करना है, हमने तो अगर कोई एतराज़ हुआ तो हम आपको बताएंगे। उस पर उन्होंने कहा नहीं आप बताएं शाह साहब, आप बताएं। तो फिर वो जो पहली मीटिंग थी वो लीड की थी मुराद अली शाह ने, और उन्होंने बताया था सर के प्रोसीजर, गवर्नमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, वजारत खजाना ने क्या करना होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी, और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का क्या काम होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या करना है, हमने क्या करना है, चीफ सेक्रेटरी के पास समरीज जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। तो वो शुरू के जो दिन थे उसमें मुराद अली शाह उनके उस्ताद होते थे, और वो उनको बताते होते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह बयान नहीं देते, इस तरह नहीं करते, ये नहीं हो सकेगा, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो वो बल्कि अपने जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी गाइड करते थे कि आप मुराद अली शाह से पूछा करें। एक दिन मैंने मुराद अली शाह से पूछा कि ये बस 2 उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, पंजाब में बुज़दार साहब हैं और महमूद खान साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये कैसे लोग हैं? कहने लगा जी मैं अभी एस्टिमेट नहीं लगा सका कि कैसे लोग हैं, क्योंकि मैंने कभी उन्हें बोलते हुए सुना ही नहीं। अच्छा, तो वो बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि ये दोनों चीफ मिनिस्टर कैसे। तो कहते वो मीटिंग्स होती है, वो बैठे होते हैं, कहते हाँ जी ठीक है, और उसके बाद चले जाते हैं। तो वो खामोशी से उनके नजर। वैसे जो काज़मी साहब ने बात की इस पर भी ज़रा कमेंट दे देना, क्योंकि क्लासरा साहब का ये ख्याल है ये हम देखते आ रहे हैं और ये तमाशा इसलिए लगा हुआ है कि इनकी सबकी जमहूरियत फैमिलीज़ हैं या वहाँ से निकल के पिछला दरवाज़ा है और ये सब ओके हो जाता है, जमहूरियत यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। इस पर व्हाट इज़ योर सर? देखिए स्टेट्स जो है ना वो उससे चलना होता है। अब आपके पास पावर है, वैसे ये शो है ना सर, आपके पास पावर है, आप एंकर हैं। अब अगर शो चल रहा है और आप खामोश हो जाते हैं, आप बोलते ही नहीं, आप सवाल ही नहीं करते, शो चल रहा है, तो फिर क्या होगा? या क्लास साहब बोलना शुरू कर देंगे, या मैं बोलना शुरू कर दूंगा, या काज़मी साहब बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि शो ने चलना है, 1 घंटा इससे चलना है। अब जो पॉलिटिक्स है वो इसलिए होती है कि एक गवर्नमेंट बने और जो सियासतदान हैं उनके पास इख्तियारात होने चाहिए, वो उनको इस्तेमाल करें। अब अगर एक सियासतदान इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, या वो नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है, या वो अपनी दूसरी पार्टीज़ को डैमेज करने के लिए कर रहा है, तो अब स्टेट ने चलना ही चलना है। तो वो जो एक स्पेस क्रिएट होगी उसको कौन फिल करेगा? उसे या जुडिशरी फिल करेगी या फिर उसे एस्टैब्लिशमेंट फिल करेगी। पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है कि
कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये 2021 में एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, अब हम पॉलिटिक्स में शरीक नहीं करें होंगे। जब ये सारा सिस्टम चेंज हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब आए, तो आप शुरू के 6 महीने देख लें, किसी जगह पे कोई इंटरवेंशन नहीं थे और उस स्पेस को फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उसको नहीं होल्ड किया, उस स्पेस को खुला छोड़ गया। और हुआ ये कि 9 मई और 10 मई के वाक़यात हुए, तो जब ये वाक़यात हो रहे थे तो पुलिस को रोकना चाहिए था, लेकिन अगर पुलिस रोक ही नहीं रही, गवर्नमेंट किसी जगह अपने आप को गवर्नमेंट साबित ही नहीं कर रही, तो फिर क्या था? फिर उसके बाद ये था एस्टैब्लिशमेंट आई, ओनरशिप नहीं ली, आप कह रहे हैं ओनरशिप उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। और दूसरा ये है कि अगर आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और आपने ये फैसला किया हुआ है कि ये पार्टी चलेगी ज़मीन की तरह या फिर ये फैक्ट्री की तरह चलेगी, मैं मालिक हूँ, उसके बाद मेरा बेटा मालिक होगा या फिर मेरी बेटी मालिक होगी या फिर मेरा फलां रिश्तेदार मालिक होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज को आप उस तरह चलाएंगे तो फिर जाहिर है एक स्पेस क्रिएट होगी, फिर आप कंप्रोमाइज्ड होंगे। जब कंप्रोमाइज्ड होंगे तो कोई ना कोई आपको डायरेक्शन देगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और मेरी साहबजादी ने पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनना है, तो इसके लिए आप कंप्रोमाइज करेंगे। जब आप कंप्रोमाइज करेंगे तो दूसरा फरीक जो आपको स्पेस दे रहा है वो उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ना चाहे। तो उससे प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने पाँव पे तगड़े हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं किसी मामले में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अगर मेरे 2 रुकन भी मुंतखब नहीं होते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे अगर अदालतों को फेस करना पड़ा मैं करूंगा, तो जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो कल आप एतराज नहीं कर सकेंगे कि मुझे स्पेस नहीं मिले। ठीक है, जब आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, तो फिर दूसरे फरीक को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वही कर रही हैं। आज खान साहब भी यही कर रहे हैं। नहीं, खान साहब क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ डील करे, तो जब वो डील करेगी तो खान साहब को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि उसके बाद आप हाथी पे चढ़ के इस्लामाबाद के अंदर फिरते रहें, फिर तो नहीं होगा, फिर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। काज़मी साहब देखिए, बिल्कुल वैलिड है कि किसी चीज़ के ऊपर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, पर मेरा वही बुनियादी सा पॉइंट है कि देखिए फिर ये फैसला हम लोगों ने करना है ना कि हमने मुल्क किस तरह चलाना है। आप कुछ बुनियादी सी चीज़ें कर लें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा लें, देखिए आवाम को डिसाइड करने दें। अब जिस तरह वो उनकी पहली 3 साल की हुकूमत थी, नहीं अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहती नहीं, मैं वही क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती, मैं वही अर्ज क्या जेयूए चाहती, जी जी मैं उसी चाहती, मैं उसी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती तो करवाएगा कौन? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी के बगैर इतना कुछ हो जाता है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि जी अब आपने इलेक्शन करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपना किरदार अदा करती है, तो कम अज कम उससे मुराद आपकी इदारे हैं, उससे मेरी मुराद है कि मोअज़्ज़ज़ अदालत और इलेक्शन कमीशन है, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं जी हम ये करेंगे। आप पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये कह रही हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये है इस टाइम पे, आपके ख्याल में अदालत और इलेक्शन कमीशन पार्टियों की बात सुन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में अदालत और इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अगर चीज़ों को करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास फिर इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो उन्हें कहें कि हमने ये नहीं करना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह अभी भी तो देखे ना, पार्टीज कह रही थी कि इलेक्शन खुदा न खास्ता मुलतवी करवा दें, आवाज़ें आ रही थी ना, पर अदालत ने कहा कि नहीं, आप वक्त पे करवाएं, जो भी आपकी डेट आ रही है। अब मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का इशू ये है कि जमहूरियत तो करते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने छोटी छोटी आमिरतें बना ली हैं। होता यह है कि एनएफसी बड़ा क्रेडिट लेते हैं, एनएफसी से जब पैसा जाता है सुबह के पास, वो पीएफसी की कोई बात नहीं करता, वो वज़ीर आला साहब के पास फंस जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स में और सिटीज में पैसा उस तरह जाता ही नहीं है। मुकामी हुकूमतें जमहूरी किसी भी दौर में इनको इतनी ज्यादा वो। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं एक और बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बात करने का। जो बलूचिस्तान के भी एक वाकया हम कल का डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका एक बैकग्राउंड है, इसके चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। अरबों रुपए गए बलूचिस्तान में। पंजाब को गाली देना आसान है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान के नाम पर सूबों ने अपने कट लगा के बलूचिस्तान को किसी ने पूछा बलूचिस्तान की लीडरशिप से कि यार ये अरबों रुपए किधर गए? आज ये लोग आपके सर पर और हमारे सर पर आकर क्यों खड़े हुए? यार मसला तो ये जो आप बात करें, बिल्कुल एग्री विद यू जी, उसमें ये है ना कि देखिए वहां की हुकूमतों से वहां के जिसने पूछना है वो पार्टी बदल देता है। मसला ये वो पार्टी बदल के उस पार्टी में आ जाता है। सरदार अख्तर महंगल जिसने मजीद पैसे लेने होते हैं। सरदार अख्तर महंगल साहब जो है हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, बाद में वो उस तरफ से भी बात करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन लोगों के जो इश्यूज हैं, 12,000 पे एक बंदा बलूचिस्तान में बेचारा पसमानदगी की वजह से आपको किसी तंजीम में दहशतगर्द बनने को तैयार नहीं, वही मैं उसकी टोटल जिंदगी वो 12,000 है, जिसकी बुनियाद पर वो असला उठा के जो है वो मुकाबला करेंगे। उधर आप और मैं उसको क्या समझाएंगे? साइंस और मैथ्स और आइन और कानून, उसने तो वही करना है जो उसको 12,000 टाइम पे दे रहा है। रियासत उसको नहीं दे पा रही 15,000 रुपए, 12,000। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए उनके जो कुछ इश्यूज हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, उनको डील करने की जरूरत है। अगर हम इलेक्टेबल से मिलने के लिए बलूचिस्तान जा सकते हैं
तो जो अगर कोई हमारी माएँ बहनें और बच्चे चल के इस्लामाबाद आए तो हम उनसे भी तो बात कर सकते हैं ना। दूसरी बात ये है, मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, जो बलोचिस्तान के यहाँ पे नुमाइंदे बने फिरते हैं, वो जिस गाड़ी में अब्बासी साहब फिर रहे होते हैं ना, उस गाड़ी की कीमत में इस्लामाबाद में आप घर खरीद सकते हैं। तो वो कैसे उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है? तो ये इशू है ना, हमने उन नुमाइंदों को वाली बात से आपकी मुझे ये समझ आई बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर सूबे नहीं लगाएंगे नीचे पैसा तो ऊपर से तो आप जमा करते रहे। बिल्कुल, चलो ये तो अच्छा हो गया कि अब ऊपर वफाक से प्रोविंसेस को अच्छा शेयर मिल गया, लेकिन भाई नीचे तो वही हाल है ना, वही हाल है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जो चॉइस साहब भी बात कर रहे थे, क्लासरा साहब, हमारे पक्का ये इत्तेफाक है कि फैमिली पॉलिटिक्स या डायनेस्टी या हमारे यहाँ जो एक कल्चर बना हुआ है, या फिर अगर आप खबरें ये हैं कि जी पंजाब से मरियम साहिबा बनेंगी वज़ीर आला और KPK से वो कहते हैं अमीर मकाम साहब बनेंगे, तो फिर ये सियासत हमें किधर लेके जाएगी? ब्रेक के बाद मेरी बात। वेलकम बैक। क्लासरा साहब 30 सेकंड्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स और मरियम साहिबा के पंजाब में वज़ीर आला बनने की बात आप लोग पहले कर भी चुके हैं ये बात, लेकिन कैसे? वैसे कोई नई बात नहीं है, ये कौम इससे बड़े बड़े ये चीज़ें ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे, हमजा शहबाज वहाँ पे वो थे चीफ मिनिस्टर, ये आपके चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर मरियम यहाँ पे होंगी, सो इस कौम को लोगों को जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में फंस गए। अच्छा, हमारी बहस तो बड़ी होती है कि नहीं होनी चाहिए, फेयर इनफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं। अगर मरियम जाएगी तो क्राउड आएगा, बिलावल जाएगा क्राउड जाएगा, खान साहब आएंगे तो क्राउड आएगा। राइट, आपने पर्सनालिटीज को अपना एक डेमी गॉड देवता बना लिया है, आपने पूजा करनी है, प्रस्तिश करनी है, वो खानदानों की करें, वो शख्सियतों को तो अगर उन्हें मजा आता है इस कौम को पूजा करने में तो करने दें, 30 सेकंड एंजॉय करें। देखिए, जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो बड़ी डिफिकल्ट होगी। एक तो कोलिशन होगी, और जैसे भी अगर आप फर्ज करें 2/3 मेजॉरिटी भी ले लें तब भी आपको कोलिशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर ये जो ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे, नेशनल गवर्नमेंट बनाने। और उसमें अगर आप पंजाब के अंदर मरियम साहिबा को लेके आते हैं तो एक डिजास्टर होगा, और एक जो इमेज भी ख़राब होगा पार्टी का। दूसरा, ये जो मोहसिन साहब हैं ना, जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं, इस बंदे ने बड़ा कमाल किया जी। वैसे ये इसने जो काम किया है, इसने एक नया प्रेसिडेंट तय कर दिया वहाँ पे कि एक ऐसा आदमी जो नॉन पॉलिटिकल हो, अगर वो आके बहुत काम कर सकता है तो फिर अब मरियम साहिबा के लिए वहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, अंकल सारे नाराज हो गए इस वक्त, सारे अंकल्स जो हैं पार्टी के वो सब साइड पे, मतलब शायद खान अब्बासी साहब वो इसीलिए नाराज हुए ना, वो कहते हैं जी मैं मरियम नवाज के साथ पीछे काम कर सकता हूं। भुट्टो ने भी उस वक्त तरक्की की थी जब अंकल नाराज होकर पार्टी, लेकिन सर उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इन एब्सेंस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, योर टेक ऑन 30 सेकंड्स। मेरे ख्याल में देखें, ये तो आवाम का हक है, वो जिसको चूज करेंगे, अगर वो देते हैं उनको वोट तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा तो खुद ही चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी। प्रोसेस चलते रहने। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, रऊफ क्लासरा साहब, जावेद चौधरी साहब, नाज़रीन आपने प्रोग्राम, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।